जय हिंद। इस वीडियो में हम जीडीपी को निकालने के कई टाइप्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपका जो आता है मार्केट प्राइस पर जो जीडीपी निकलती है, फिर फैक्टर प्राइस, नॉमिनल, रियल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी। इन सब में क्या अंतर, इसको समझते हैं। जीडीपी क्या होता है ये तो बता दिए हैं, अब निकालने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो जीडीपी को हम देखते हैं मार्केट प्राइस पर। जीडीपी क्या होता है, जितने सामानों का हम यूज कर रहे हैं या सर्विसेज का यूज करते हैं, उसका मार्केट में टोटल वैल्यू कितना है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जो हम लोग को जीडीपी मिलता है वो मार्केट प्राइस पर मिलता है, जिसको हम शॉर्टकट में मार्केट प्राइस को एमपी लिख देते हैं और फैक्टर कॉस्ट को हम शॉर्टकट में एफसी लिख देते हैं। तो देखिए, जो मार्केट प्राइस होता है ना, उस प्राइस में दो चीजें इंक्लूड रहती है जो उसके प्राइस को बढ़ा देती है या घटा देती है। सपोज हमने कोई ये कलम खरीदा, पेन, तो उस पर टैक्स लगा हुआ है। ये टैक्स क्या करता है, इसके वैल्यू जो इसका प्राइस है उस प्राइस को बढ़ा देता है। अब ये कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। टैक्स इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स बहुत सिंपल होता है। किसी आदमी पे लगा तो डायरेक्ट, किसी सामान पे लगा तो इनडायरेक्ट। हालांकि इसका एक अलग चैप्टर है जिसमें और डिस्क्राइब करेंगे आपको। तो ये टैक्स जो है ना, इसके रेट को बढ़ा दिया। तो ये जो आपने जो जीडीपी निकाला कि हमने इतने सामानों का यूज किया, उत्पादन किया, तो वो आपने उसका रियल वैल्यू थोड़ी निकाले, आपने तो उसमें टैक्स को भी जोड़ दिया जो उसके रेट को रियल वैल्यू से बढ़ा दिया है। और किसी किसी चीज़ पर सब्सिडी भी रहती है। जैसे 700 का सिलेंडर आपको 500 में मिल रहा है तो 200 गवर्नमेंट दे रही है, तो वो सब्सिडी क्या करता है, रेट को घटा देता है। तो सब्सिडी हुआ या टैक्स हुआ, ये किसी भी चीज़ के रेट को रियल वैल्यू तक रहने ही नहीं देते हैं। वो एक बढ़ा देता है, एक घटा देता है। तो हमको चाहिए कि हमको रियल रेट उसका कैसे निकालेंगे। तो जो रियल रेट निकलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो आप समझ गए कि आपको जो मिल रहा है मार्केट प्राइस, उसमें प्राइस के अलावे दो और फैक्टर हैं, उसमें टैक्स है या सब्सिडी है। अब हम समझते हैं कि हमको फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जो जीडीपी आपने निकाला है मार्केट प्राइस पर, उसमें जो उसके रेट को बढ़ाया था टैक्स, आप उसको घटा दीजिए। तो हमने यहाँ टैक्स को घटा दिया, और जो इसके प्राइस को घटाया हुआ था सब्सिडी, हम उसको जोड़ दिए, ताकि जो टैक्स ऊपर ले गया था उसको घटा देंगे तो नीचे आ जाएगा, और जो प्राइस को नीचे ले गया था सब्सिडी, उसको जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपसे कोई कहे कि जीडीपी का जो रियल मतलब मान लीजिए कि रेट होता है वो कैसे, मार्केट प्राइस पर पता चलता है या फिर फैक्टर प्राइस पर, तो रियल रेट फैक्टर प्राइस पर होता है। यही कंपनी का मेन लागत होता है, लेकिन आपको पैसे देने होते हैं मार्केट प्राइस पर, क्योंकि उसमें टैक्स भी रहता है। अब ये फैक्टर प्राइस कॉस्ट क्या होता है, क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं घटकों पे लागत। तो किसी भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन कीजिएगा ना, तो आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, जिस पर आप उत्पादन कर सकते हैं। अब जैसे मछली पालन ही करना है तो तालाब में ही कीजिएगा, तो उसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप जमीन ही समझेंगे। कुछ भी चीज करिएगा तो आपको जमीन हर हाल में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी जमीन हो या किराया पे ली हो। फैक्ट्री डालिएगा, कोचिंग डालिएगा, दुकान, कुछ भी कीजिएगा, अगर आपको किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो आपको सबसे पहले जमीन चाहिए। उस जमीन के बाद वहां लेबर चाहिए। लेबर मतलब जो वहां काम कर रहा होता है। जैसे हम अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो कोचिंग मेरी अपनी जमीन हो गई, और वहां हम क्या हो गए, लेबर हो गए, मेन हो गए जो हम पढ़ा रहे हैं। बाकी बहुत सारे स्टाफ रहते हैं लोग। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में जो वर्क कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। अब देखिए, जमीन के, आपकी जमीन है तो ठीक है, नहीं तो किराया लेंगे, फिर लेबर का होगा। उसके बाद से आपको कैपिटल लगेंगे, मतलब पूंजी लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास जमीन हो गया, हम पढ़ाने वाले हो गए, कोचिंग चालू। अरे भाई, हमको पूंजी लगेगी, पैसे लगेंगे। उस पैसे से हम कैपिटल खरीदेंगे, मतलब बेंच खरीदेंगे, पंखा, कुर्सी सब खरीदेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो पंखा लगाते ही हैं, हम अपने लिए नहीं लगाते हैं कि जब तक पसीना ना आए पढ़ने में मजे नहीं आता है। तो कोई भी फैक्ट्री अगर खोलते हैं, आप एक मामूली होटल भी खोलते हैं, तो आप ज़मीन ले लिए और एक ठो बनाने वाला ले लिए, तो आपको कढ़ाई, तेल, ये सब तो खरीदना है ना होटल के लिए। तो एक ये हो गया कैपिटल। अब उसके बाद इंटरप्रेन्योर चाहिए। इंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, उद्यमी, जो ये पैसे लगाएगा, जो इसका असली मालिक होगा, जो इसको स्टार्ट करेगा, स्टार्टअप करेगा। तो यही चार चीज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर। इन्हीं के बदले, इन्हीं सब खर्चे को जोड़कर हम उसके कॉस्ट को निकालते हैं, लागत को निकालते हैं कि इस पर कितना रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे कोचिंग का अपनी जमीन पे है, नहीं किराए पे है, अगर उसका रेंट बढ़ गया तो हम फीस बढ़ा देंगे। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मान लीजिए कि अगर कोई स्टाफ को हमको 10,000 20,000 देना है, ज़्यादा देना है, तो हम किसको बढ़ाएंगे, फीस को बढ़ाएंगे।
कैपिटल, मान लीजिए कि अभी डिजिटल बोर्ड लगाना पड़ता है, कैमरा लगाना पड़ता है, इतनी इतनी चीज़ों को लगाना पड़ता है। जितने सामान लाएंगे हम फीस को इंक्लूड करते जाएंगे। इंटरप्रेन्योर, हमको क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का प्राइस कितना होगा। तो इसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अगर ये चारों चीज़ बढ़ गए तो प्राइस बढ़ जाएगा, और घट गए तो ये घट जाएगा। तो एक्चुअली जो किसी चीज़ का प्राइस होता है वो इन्हीं 4 पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मार्केट प्राइस होता है उस पर 2 चीज़ें और आ जाती हैं, टैक्स और क्या चीज़, सब्सिडी। तो इसीलिए जो फैक्टर प्राइस में निकाला जाता है जीडीपी, वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाल कर और इन दोनों चीज़ को घटा देते हैं, ताकि वो जो जीडीपी आ रही है, जो वैल्यू आ रहा है, वो इन्हीं फैक्टर कॉस्ट पर ही आपका निकल सके। तो ये 2 टाइप के आप जीडीपी समझ गए। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस के बाद अब हम समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है और रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है। पहले हम समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम के लिए ये जीडीपी, ये असली काम का नहीं है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइस पे निकलता है। अब पहले इसको पूरा समझिए, जीडीपी क्या होता है कि हमने कितने चीज़ों को बनाया और उसे बेचने के बाद हमें कितना पैसा मिला, उसी पैसा को हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में तो करोड़ों करोड़ों चीज़ें बनती हैं भाई साहब। अगर आप हॉस्पिटल के सामान को देखेंगे तो 1000 तो सामान हॉस्पिटल में बनता है, 1000 सामान स्कूल की चीज़ की बनती है, इलेक्ट्रीशियन की बनती है, किसानों के लिए बहुत सी चीज़ें बनती है, हल बनेगा, उनका डीडीटी क्या मतलब खाद बनेगा, हर चीज़। तो हिंदुस्तान में करोड़ों चीज़ें बनती हैं। तो हम यहाँ समझने के लिए केवल एक चीज़ को लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पेन को लेते हैं हम। पेन को कि मान लीजिए कि 2010 में हमारे यहाँ जो पेन का प्राइस था वो 5 रुपये था, और 2011 में 6 रुपये हो गए, और 2020 में वो पेन 10 रुपये हो गया। तो यहाँ हमने प्राइस रख दिया है। तो प्राइस जीडीपी थोड़ी होता है, यहाँ हमने संख्या रख दिया, कितना बनाया, तो संख्या भी जीडीपी थोड़ी होती है। कितना बेचने पे पैसे मिला, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। यानी उस साल किसी चीज़ का रेट कितना था और उसे बेचने पर कितना पैसा आया, इसी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि आप नॉमिनल जीडीपी निकालिए, इस हिसाब से यहाँ अगर आप नॉमिनल जीडीपी को निकालिएगा तो 5 रुपए की पेन था और उसे 20 ठो हम लोगों ने बनाया था। टोटल हमें कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए। अब 2011 का आप करिएगा तो 6 रुपए की वो पेंसिल हो गई और हमने बनाया 19, तो इस हिसाब से 114 रुपए की जीडीपी हो गई। और 2020 की बात करेंगे तो वही पेन 10 रुपए का हो गया और हमने महज 15 ही बनाया, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 150 हो गई। अब ये जो नॉमिनल जीडीपी, इसकी सबसे बड़ी समस्या देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी जीडीपी यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आएगी। यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, लेकिन इनफैक्ट आप देखिएगा तो जीडीपी जो प्रोडक्शन दिखा रहे हैं वो आपका प्रोडक्शन लगातार घटते जा रहा है। 20 से 19 हुआ, फिर 15 हो गया, फिर भी आपकी जीडीपी बढ़ी। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि आपके यहाँ जो प्राइस था ना वो राइज कर गया। इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति, ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है मुद्रास्फीति। इसमें एक खतरनाक होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उतना खतरनाक नहीं होता है। ये जीएसटी और वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू समझाते चले जाएंगे। तो यहाँ जो हमारी महंगाई बढ़ गई है ना, इस महंगाई के बढ़ने के कारण हमको जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट रियल में हमारी जीडीपी बढ़ी हुई नहीं है। ये हमको केवल नाम मात्र के लिए दिख रहा है। तो हम जब कभी भी जीडीपी को काउंट करते हैं करंट प्राइस के हिसाब से, यानी चालू मूल्य के हिसाब से, तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए हमें रियल जीडीपी निकालना पड़ता है। रियल जीडीपी में हम किसी एक साल के, किसी खास साल के, वर्ष के हम प्राइस को फिक्स मान लेते हैं और उसे हम कहते हैं बेस ईयर। जैसे हम यहाँ पर आपके लिए बेस ईयर मान के चल लेते हैं 2010 को, तो हमारा आधार वर्ष जो हो गया वो 2010 हो गया। अब इस हिसाब से अब हम अपना रियल जीडीपी निकालते हैं। तो रियल जीडीपी के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। अब आपसे कहेंगे रियल जीडीपी निकालिए, तो रियल जीडीपी में आप प्रोडक्शन देखिएगा कि कितना बनाए हैं, लेकिन हर हाल में आपको जो प्राइस देखना है, मूल्य देखना है, वो प्राइस आप बेस ईयर पे देखेंगे। अब वो बेस ईयर यहाँ हमने कौन सा माना है, 2010, तो हमें प्राइस हमेशा 2010 का लेना है। अब यहाँ से अगर आप जीडीपी निकालना चालू कीजिएगा, 2010 वाला, 2011 वाला और 2020 वाला, तो आपको अलग जीडीपी आएगी, लेकिन ये रियल वैल्यू आएगा क्योंकि इसमें हमने महंगाई को शामिल नहीं किया। 2010 का ले लिया वहाँ पे। अब 2010 की जीडीपी निकालिए, तो 20 में इसका 5 का गुणा करेंगे, 20 25
100 रुपये जीडीपी हो गई। अब 2011 का निकालेंगे तो 2011 में हमने 19 सामान बनाया था, 19 पेन, लेकिन 6 रुपये नहीं लेंगे। अब हम कितने रुपए लेंगे? 5 रुपए के हिसाब से लेंगे। तो हमारी जो जीडीपी हो गई वो 95 रुपए हो गई। लेकिन अगर आप 2011 वाला देखिएगा तो 2011 वाला अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखे थे तो आपको तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि भाई साहब जीडीपी बढ़ रही है हमारी। कहाँ बढ़ रही है? रियल में तो घट रही है। आप उसी तरह 2020 का जीडीपी निकालेंगे तो यहां से आप क्वांटिटी लेंगे 2020 वाला, लेकिन जो प्राइस लेंगे वो आपने आधार वर्ष यानी बेस ईयर का लेंगे 5 वाला। तो 2020 में आपकी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 75 रुपए। जबकि यहां अगर आप नॉमिनल निकाले थे तो आपको कितना आया था? 150 रुपए। तो यहां तो आप बहुत खुश हो रहे थे कि भैया मेरी जीडीपी बढ़ रही है, बट रियली में आपकी जीडीपी घट रही है। तो अब एक चीज आप देखेंगे कि 2010 की जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो भी 100 रुपए, और 2010 की जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी 100 रुपए। ऐसा क्यों? तो देखिए, आप जब रियल जीडीपी निकालते हैं बेस ईयर पे, तो बेस ईयर पर आपका रियल जीडीपी और बेस ईयर पर आपका नॉमिनल जीडीपी बराबर हो जाता है। अब दो चीजें समझिए, नॉमिनल जीडीपी आपके रेट को भी बताता है कि रेट कितना है, और साथ ही साथ क्वांटिटी भी बताता है कितना आपने उत्पादन किया। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो रेट नहीं बताता है, क्योंकि उसने एक फिक्स रेट ले रखा है अपना बेस ईयर। हाँ, वो क्वांटिटी जरूर बता सकता है कि कितना इसने क्वांटिटी बनाया है। तो जो दुनिया निकालती है जीडीपी, वो रियल जीडीपी में ही बताया जाता है कि हमारी जीडीपी इतनी है। जैसे हमारी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन है। देखिए, हम यहाँ आंकड़े पे नहीं जा रहे हैं कि कितना एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि 2020 में हम लोगों का जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत नीचे गिर गया है। इसलिए अभी जीडीपी का आकलन करना बहुत मुश्किल है। आप भी इस बात को समझते हैं। तो आप आंकड़े पे मत जाइएगा कि सर हम 5वें पे हैं कि 7वें पे हैं। हम 7वें पे थे, 5वें पे भी गए थे, लेकिन अभी कहां जाएंगे ये नहीं पता है। आपको भी पता है कोरोना को लेकर पूरी दुनिया की जीडीपी बर्बाद हो रही है। तो अभी हम आंकड़े पे नहीं जाते हैं, अभी आप कंसेप्ट समझिए, क्योंकि आप आंकड़े पे कमेंट करने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये जो जीडीपी निकाला गया है नॉमिनल जीडीपी, इससे जो बेस ईयर पे बदल के हमने रियल जीडीपी निकाला, ये बेस ईयर कौन बनाता है? तो ये सब कोई काम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO की जिम्मेदारी है। दिल्ली है इसका ऑफिस, यही आपकी जीडीपी वगैरह को दिखाती रहती है। देखिए, अमूमन यही देखा जाता है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बढ़े हुए प्राइस को लेते हैं, और जो रियल जीडीपी होती है वो कम होती है। आप किसी साल का देखिए, 2011 का रियल जीडीपी 95 है, जबकि नॉमिनल जीडीपी 114 है। तो रियल जीडीपी कम होती है, क्योंकि इसको हम लोग ने कहाँ से माना है? बेस ईयर पे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारी जीडीपी 6% से ग्रो कर रही है, ये कहाँ से निकालते हैं? कि हम अपने बेस ईयर से निकालते हैं कि 2010 में हमारी जीडीपी कितनी थी और अभी 2020 में हमारी जीडीपी कितनी है। तो बेस ईयर की तुलना में इस साल आपकी जीडीपी में कितना % की वृद्धि हुई है, उसी को हम कहते हैं विकास दर या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। अब बहुत से देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार माइनस में जाएगा, क्योंकि जब बेस ईयर था, जैसे इंडिया का जो रियल बेस ईयर है 2011-12 है। आप कहेंगे सर 2-2 साल क्यों लिया जाता है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो महीना शुरू होता है अप्रैल से शुरू होता है, तो एक साल जड़िएगा तो अगले साल मार्च में जाएगा, तो 2-2 साल नहीं खींच लेगा यहाँ से। तो 2011-12, तो हमारा जो रियल आधार वर्ष है, बेस ईयर है, वो 2011-12 है। तो 2011-12 में तो हमने बहुत सी चीजों का उत्पादन किया था। अब उस हिसाब से 2020 देखिएगा तो ससुरा आधा समय तो लॉकडाउन में चल गया यहाँ पे। तो जिस वक्त हम लॉकडाउन में नहीं थे, उस वर्ष से तुलना आप 2020 को करिएगा तो जेन्युइन है कि जीडीपी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम सबको वेट करना है कि हमारी जीडीपी कितनी आएगी, क्योंकि आकलन करना बड़ी मुश्किल है कि कितना लॉस हुआ है हमारी जीडीपी को। तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी है ये 10% से ग्रो कर रही है, तो ये बताइए 10% हम कहां से माने हैं? अपने बेस ईयर से। अब ये बेस ईयर को कौन डिसाइड करता है? CSO। ये बेस ईयर कई बार चेंज भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2020 में हमने ऐसे चीज का उत्पादन किया जो हम लोगों का जो बेस ईयर 2011-12 था उसमें वो चीज थी ही नहीं। जैसे रिलायंस का जियो ससुरा करोड़ों रुपया कमाया और वो हमारी जीडीपी में आया, और जब 2011-12 का बेस ईयर था तो उस समय तक तो हमारे यहाँ 4G थी ही नहीं। तो अब आप उसकी तुलना कैसे कीजिएगा? तब वो वाली चीज आपकी नॉमिनल ही काउंट होगी। इसलिए गवर्नमेंट ना हर 6-7 साल बाद कोशिश करती है कि बेस ईयर को चेंज कर दिया जाए, ताकि नई नई चीजों को भी बेस ईयर से तुलना कर सकते हैं। अब इन्हीं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के रेशियो को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी
जीडीपी में रियल जीडीपी से डिवाइड करके उसका रेशियो निकाल के 100 से गुणा कर दीजिए। अब जैसे आप किसी बेस ईयर के लिए लेंगे 2010 के लिए, तो बेस ईयर के लिए तो नॉमिनल भी 100 है और आपका रियल जीडीपी भी 100 है, तो 100/100 कट जाएगा, आपका डिफ्लेटर कितना आएगा 100। तो 100 जब डिफ्लेटर आता है तो इसके दो रीजन है, या तो आपने रियल बेस ईयर पे ही दोनों जीडीपी नॉमिनल और रियल को काउंट किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके देश में महंगाई ही नहीं है। अगर महंगाई होगा ही नहीं तो पेन का रेट हर साल 5 रुपया होगा, तो जो नॉमिनल जीडीपी आएगा वही तो आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई के शून्य स्थिति में जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा 100, या फिर जिस ईयर बेस ईयर है उस वर्ष भी हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर होगा वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बाकी हमेशा चेंज हो जाएगा। जैसे 2011 का लीजिए तो 2011 में नॉमिनल जीडीपी 114 था और जो रियल जीडीपी है वो 95 है, इससे करके यहाँ 100 निकालिए, ये आ जाएगा आपका लगभग 120। हाँ, ये आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना तो ले लीजिए, ये एकदम एक सिंगल स्लाइड में आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए, अगर रियल जीडीपी की बात करेंगे तो हम लोग लगभग 3 ट्रिलियन जीडीपी के पास हैं, ये लगभग बता रहे हैं हम। और हम लोग की जो रैंकिंग आती है रियल जीडीपी के हिसाब से वो 5वें से 7वें के बीच में रहती है। अभी 2020 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए ये 5 से 7 कर रहे हैं क्योंकि ये 2020 का जैसे आंकड़ा आएगा ना बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। लेकिन अगर जब हम पीपीपी की बात करते हैं तो चाइना, अमेरिका 3rd नंबर पर इंडिया चलाता है। सोचिए, पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पे चलाता है इंडिया। और पीपीपी के मामले में हम 11 ट्रिलियन की जीडीपी बन जाते हैं। अब ये पीपीपी क्या है इसको सिंपल समझिए, इसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये हम कितनी हमारी खरीदने की क्षमता है यानी हमारे लाइफ स्टाइल को दिखाता है। अब ये 2 देशों में डिफर कर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है तो गांव का मकान, जैसे इतना बड़ा मकान आपको गांव में किराए पे लेने ना तो 5-7 हज़ार में किराए पे मिल जाएगा, ये एक पूरा मकान मिल जाएगा। लेकिन अगर यही मकान अगर मुंबई में है तो इसका कम से कम किराया लेगा आपका 50,000 रुपया। तो आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया गाँव में कमा रहा है और कोई व्यक्ति 5,000 रुपया मुंबई जैसे शहर में कमा रहा है, तो पैसा तो दोनों का सेम है, यानी रियल इनकम दोनों का सेम है। लेकिन क्या उनकी परचेजिंग पावर बराबर है? क्या वो 5,000 में, जैसे इसकी परचेजिंग पावर इतनी है कि 5,000 में किराया का ये मकान ले सकता है गांव वाला, लेकिन 5,000 में आपको मिलेगा मुंबई में कोई नहीं, खोली मिलेगा, खोली इतना छोटा होता है, उसी में रहिए आराम से। तो परचेजिंग पावर मतलब होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, उस हिसाब से आप बताइए। जैसे गांव में यदि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा संपन्न है, लेकिन अगर आप अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाके 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो किसी काम के नहीं, आपकी गिनती किसी में नहीं हो सकती है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है कि आपने जो रियल जीडीपी निकाला अपने देश का, तो आपको रहना अपने हिसाब से है, तो आपके खर्च अलग हैं और अमेरिका वाले का खर्च अलग है। जैसे हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन की रियल जीडीपी है और अगर अमेरिका में भी 3 ही ट्रिलियन हो तो रियल में तो हम दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर परचेजिंग पावर की बात करेंगे, क्रय शक्ति सामर्थ्य की बात करेंगे पीपीपी में, तो हम अमेरिका को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका से मतलब कम पैसे में ही हम अच्छा जी सकते हैं। जैसे अगर आपको मुंबई में, इंडिया का सबसे बेस्ट शहर मुंबई में अगर आपको हम 1 लाख रुपए दे दें और अमेरिका का सबसे बेस्ट शहर न्यूयॉर्क में 1 लाख रुपए दे दें, तो लिविंग स्टैंडर्ड मुंबई वाले का ज्यादा हो जाएगा, जबकि रियल में तो दोनों के पास पैसा ज्यादा बराबर ही था। तो इसी को हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी निकालने का तरीका होता है कि जिस देश में निकालना है उस देश में किसी चीज का जो मूल्य है उसको बटा भाग दे दीजिए जिस देश से आपको तुलना करना है। जैसे कि एक कॉफ़ी की बात करते हैं तो अमेरिका में जो एक कॉफ़ी है वो लगभग 70 रुपये का आता है और भारत में एक कॉफ़ी जो होता है वो 10 रुपये का आ जाता है। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7 रुपये। यानी इंडिया के लोग को पास अगर 1 रुपये है तो अमेरिका के लोग के पास 7 रुपये है, तो दोनों की बराबर की ज़िंदगी है, यानी दोनों में 7 गुना का अंतर है। लेकिन आप कहेंगे सर आपने ये केवल कॉफ़ी पे निकाला है, अलग अलग चीज़ पे भी तो हो सकता है, चावल पे, गेहूं पे, हजारों चीज़ हैं, इसलिए निकालने में ना हालत ख़राब हो जाएगा। सबका निकाल के एक एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज जो पीपीपी की वैल्यू होती है वो वर्ल्ड बैंक देता है, वो लगभग है 17। इंडिया का जो पीपीपी वैल्यू है वो 17 रुपये के आसपास है। देखिए ये हम लगभग बता रहे हैं 17 पॉइंट समथिंग है और ये 10-12 साल पे ही चेंज होता है।
यानी कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में 17 रुपये कमा रहा है तो भारत में वो कितना रुपए के बराबर है, 1 रुपये। यानी 1 रुपये में जितना आप खुशहाल भारत में रह सकते हैं, उससे 17 रुपये में आपको वही जिंदगी जीने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अमेरिका में। अतः जो चीज़ भारत में 1 रुपये का मिलेगी वो अमेरिका में एवरेज 17 रुपये का मिलेगा। इसी को कहते हैं पीपीपी वैल्यू। इसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। अब ये कैसे निकलता है, अब ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए कि हम 280 रुपये कमाएं, तो हमने यहाँ पे रियल वैल्यू अपना लिख रहे हैं 280 रुपये, लेकिन ये 280 रुपये हमारी रियल वैल्यू है। तो हम इसको डॉलर के हिसाब से कितना रुपए लेंगे, तो डॉलर को हम मान के चलते हैं 70 रुपये। तो 280 में हम 70 रुपये से भाग देंगे तो आप देखेंगे ये कितने डॉलर के बराबर आ जाएगा, 4 डॉलर के बराबर आ जाएगा। यानी हम जो जिंदगी 280 रुपये में बिता रहे हैं, अमेरिका में वो कितने का आ जाएगा, मतलब 4 डॉलर के बराबर होगा। ये रियल में है जो अभी एक्सचेंज रेट है, लेकिन परचेजिंग पावर में अलग हो जाएगा। परचेजिंग पावर हमारा कितना है, 17 रुपये के बराबर है। तो मान के चलिए अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखते हैं तो हमने कितना कमाया, 280 रुपये। लेकिन अब हम परचेजिंग पावर पे देखेंगे पीपीपी के बारे में, तो ये 70 रुपया 1 डॉलर का थोड़ी लेंगे। तो हमारा वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है, 17 रुपया। तो यहां हम डाल देंगे 17 रुपये, तो ये आ जाएगा लगभग 16 डॉलर के बराबर। अब आप बताइए जो हमारी रियल वैल्यू थी, यानी रियल जीडीपी मान लीजिए हमारी 280 रुपये थी। हम यहाँ कम पैसा लेते हैं, वरना करोड़ों में लेंगे तो भाग देने में दिक्कत होगा। तो जो हमारी रियल जीडीपी थी वो डॉलर के हिसाब से 4 डॉलर हुआ। लेकिन हमारी वही रियल जीडीपी को जब हमने परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा तो हमारा 4 डॉलर से एक ही बार बढ़ गया, कितना डॉलर हो गया, 16 डॉलर हो गया। क्योंकि जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट लेते हैं तो उसे लेते हैं जो अभी चल रहा है, करेंट प्राइस 70 रुपये 75 रुपये जो चल रहा है। लेकिन जब हम पीपीपी लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ा के हिसाब से लगभग 17.5 है हमारा पीपीपी वैल्यू। तो अब बताइए हमारी जो रियल जीडीपी थी वो तो कम थी, और अगर हमने पीपीपी निकाला तो हमारी जीडीपी बढ़ गई। तो वही हो गया, हमने जितना पैसा 1 साल में जीडीपी से इकट्ठा किया, जब हम उसमें 70 से भाग देते हैं, 70 से भाग देते हैं, तो जो जीडीपी निकलती है वो कहते हैं हम लोग रियल जीडीपी, जो लगभग 3 ट्रिलियन की है। और जब हमने अपना जितना भी पैसा लगाया, जितना पैसा हमारे देश में आया 1 साल में सामान को बेचने उचने के बाद जीडीपी से, और उसमें हम 17 रुपया से भाग दे देते हैं, तो जेन्युइन है यहाँ 70 से भाग दे रहे थे तो वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी, और यहाँ अगर उससे छोटी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो 17 से भाग देने पर जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कहते हैं पीपीपी जीडीपी। तो परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारे पास 11 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाती है। अतः अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की जीडीपी नॉमिनल रेट के हिसाब से जो निकालते हैं, नॉमिनल को फिर रियल में बदलते हैं, वो लगभग कितने हैं, लगभग 3 ट्रिलियन है। उस हिसाब से ये 5वें पे जाता है। देखिए 5वां पे है कि 7वां पे है, हम फिर बता रहे हैं आपको कि ये 2020 इसको गड़बड़ करेगा। हम 5वें पे मान के यहाँ चलिए बना देते हैं, ठीक है। इस रैंकिंग को रिलेटेड आप कमेंट में नहीं लिखे, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं कि 20 को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, 20 में कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम रियल के हिसाब से कितने पे चले आए, आपका 5वें नंबर पे चले आए। और अगर वही आप पीपीपी की बात करेंगे तो पीपीपी में हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 11 ट्रिलियन की हो गई। अब 11 ट्रिलियन के हिसाब से हम कितने पे चले गए भाई, 3रे नंबर पे। तो रियल जीडीपी, रियल किससे निकलता है, नॉमिनल से ही नहीं निकलता है। तो नॉमिनल और रियल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो रियल जीडीपी के हिसाब से हम कितने पे चले जाएंगे, 5 नंबर पे चले गए, सपोज के लिए 5 नंबर पे। लेकिन अगर हम पीपीपी की बात करेंगे तो पीपीपी के हिसाब से हम अपनी जीडीपी के कहां पे चले आए, 3रे नंबर पे चले आए। तो आप ये जीडीपी समझ गए। तो इस तरह से आप जीडीपी का मार्केट प्राइस भी देख लिए, फैक्टर क्रॉस प्राइस देखें, नॉमिनल देखें, रियल जीडीपी देखें और पीपीपी देख लिए। इसके हिसाब से हम 3rd पे चले गए। एक चीज और देखिएगा, जब आप रियल जीडीपी निकालेंगे ना तो आपको 5वें नंबर पे दिखाएगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दिखा देगा 7वें नंबर पे। दोनों के मापदंड थोड़े से अलग भी होते हैं। तो रैंकिंग पे हम लोग इस पे ज्यादा नहीं करते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि जीएसटी क्या है और ये क्रॉलिंग कैसे होता है और रुपया और डॉलर में इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है।